सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम व्याकरण खंड से संधि का अध्ययन करेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि से क्या अभिप्राय है। संधि शब्द का सामान्य अर्थ होता है मेल करना, अर्थात व्याकरण में दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कुछ शब्दों में दो ध्वनियों के आपस में मिलने से एक नया विकार उत्पन्न होता है, जिसे संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने कहा देव तथा आलय, इन शब्दों का संयोग होने पर देव शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा आलय शब्द की प्रथम ध्वनि आ मिलकर के आ बन जाती हैं। अतः देव धन आलय शब्द की संधि होगी देवालय। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से किस प्रकार से परिवर्तन या विकार हो रहा है। सम प्लस तोष संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय इत्यादि। इस प्रकार हम पाते हैं कि संधि केवल दो ध्वनियों या वर्णों, स्वर अथवा व्यंजन के बीच में ही होती है, शब्दों के बीच में नहीं। संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन प्रथम ध्वनि में भी हो सकता है और दूसरी ध्वनि में भी ऐसा हो सकता है। संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार हैं, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले, जब दो स्वर आपस में परस्पर मेल करते हैं, उनका मेल होता है, उसके फलस्वरूप उनमें से किसी एक या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वही स्वर संधि कहलाता है। अर्थात जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हिंदी में हम हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हमें इन संधि को सविस्तार जानने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इनके नियम, इनमें क्या परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से ये संधि बन रही है, इसका सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहला है दीर्घ संधि। सूत्र है इसका अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। जैसे अ ऑब्लिक आ धन अ ऑब्लिक आ बराबर आ। अर्थात व्याकरणाचार्यों ने यह कहा है कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, हिम धन आलय हिमालय, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, विद्या धन आलय विद्यालय इत्यादि। इन शब्दों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से संधि हो रही है। अ धन अ बराबर आ हो रहा है, आ धन अ बराबर आ हो रहा है, अ धन आ बराबर भी आ होगा, आ धन आ बराबर भी आ होगा। इन शब्दों में इस तरह से हम परिवर्तन करके दीर्घ संधि के उदाहरणों के माध्यम से इसे समझें। दूसरा ई की संधि, ई धन ई बराबर ई, रवि धन इंद्र रविंद्र, मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, ई धन ई बराबर ई, गिरि धन ईस बराबर गिरीश, मुनि धन ईस बराबर मुनीश, ई धन ई बराबर ई,
मही धन इंद्र बराबर महेंद्र, नारी धन इंदु बराबर नारिंदु, ई बराबर ई। नदी धन ईस बराबर नदीश, मही धन ईस बराबर महीश। उ तथा उ की संधि उ बराबर उ। भानु धन उदय भानुदय, विदु धन उदय विदुदय, उ धन उ बराबर उ। लघु धन उर्मी लघुर्मी, सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से उदाहरणों के माध्यम से दीर्घ संधि को समझाया गया है, बताया गया है। इसके बाद दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में यदि अ अथवा आ के आगे ई या ई आए तो दोनों के मिलने से ए बन जाता है। अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं। उ आए तो ओ बन जाते हैं तथा री आए तो अर बन जाते हैं। इसे हम गुण संधि कहते हैं। अ आ के बाद उ आए तो वो बन जाएगा, आ के बाद री आए तो अर बन जाएगा। जैसे अ धन ई बराबर ए, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। किस तरह से जो है यह परिवर्तन आ रहा है। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, और धन उ बराबर ओ। ज्ञान धन उदय ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश, आ धन उ बराबर ओ। महाधन उत्सव महोत्सव, अ धन उ बराबर ओ। जल प्लस उर्मी जलउर्मी, अ धन रे बराबर अर। देव धन ऋषि देवर्षि, आ धन रे बराबर अर। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। इस तरह से हमने गुण संधि के उदाहरण और नियम को देखा और समझा। अब है दूसरा वृद्धि संधि। यदि अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मिलने से ए बन जाता है। अ या आ के बाद ए आए तो इन दोनों के मिलने से ए बन जाता है। यदि अ या आ रहा है उसके बाद ए आ रहा है तो ए बन जाएगा। जैसे एक धन एक बराबर एक ऐक, मत धन ऐक बराबर मतैक्य, सदा धन एव बराबर सदैव, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। दूसरा अ अथवा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के औ बन जाते हैं। जैसे महाधन औषधि महौषधि, परम धन औषध परमौषध, महाधन औषध महोत्सव, महाधन औदार्य महोदार्य। इस तरह से वृद्धि संधि बन रही है इन शब्दों में। अगला है फोर्थ यण संधि। यदि ई अथवा ई के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य बन जाता है। कह रहे हैं कि ई के बाद, ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, अ आए ई आए उ आए ओ आए, तो इनके बाद यानी ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है। उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उ का व हो जाता है। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए असमान स्वर आए तो री का र हो जाता है। इसे यम यण संधि कहते हैं। जैसे ई धन अ बराबर य, यदि धन अपि यद्यपि, ई धन अ बराबर य,
इत धन आदि बराबर इत्यादि। उ धन अ बराबर व। भानुधन अय बराबर अनुधन अय बराबर अन्वय। उ धन आ बराबर व। सुधन आगत बराबर स्वागत। अनुधर ऐषण बराबर अन्वेषण। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है ऋण संधि बन रही है। बद्धधन आगमन, बद्धागमन। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। अतिधन आनंद बराबर अत्यानंद। अतिधन अंत बराबर अत्यंत। अभिधन अर्थी बराबर अभ्यार्थी। विधन आप्त बराबर व्याप्त। अभिधन आगत बराबर अभ्यागत। अतिधन आचार बराबर अत्याचार। अब जो है अयादि संधि का उदाहरण है। यदि ए या ए, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय बन जाता है, ऐ का आय बन जाता है, ओ का औ बन जाता है और औ का आओ बन जाता है। इसे हम अयादि संधि कहते हैं। अर्थात ए या ऐ है, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, कोई भी भिन्न स्वर आए इन दोनों के अलावा, तो ए का अय, ऐ का आय बन जाएगा। उसके बाद यदि ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर ओ का औ और औ का आओ बन जाता है। जैसे ए धन अ बराबर अय, न धन अन बराबर नयन, ऐ धन अ बराबर आय, गय धन अक बराबर गायक, ओ धन अ बराबर औ, पा धन अन बराबर पवन, औ धन अ बराबर आव, पौ धन अक बराबर पावक, औ धन ई बराबर आव, नौ धन इक बराबर नाविक, से धन अन बराबर शयन, ने धन अन बराबर नयन, भो धन अन बराबर भवन, भव धन उक बराबर भावुक, नौ धन इक बराबर नाविक, भो धन इष्य बराबर भविष्य, पौ धन अक बराबर पावक, पो धन अन बराबर पवन। इत्यादि उदाहरणों के माध्यम से हमने दीर्घ संधि को देखा और उनके उदाहरणों को समझा। अन्य उदाहरणों का अभ्यास हम अपनी पाठ्यपुस्तक, व्याकरण पाठ्यपुस्तक से देख करके करेंगे। नियम जो सूत्र है उसको हमने देखा किस तरह से जो है स्वर का स्वर के साथ मिलने से स्वर बन रहा है। दीर्घ ह्रस्व का दीर्घ ह्रस्व या समान स्वर का समान स्वर या असमान स्वर के साथ असमान स्वर का, जैसे भी प्रयोग हमने किया दीर्घ में, गुण में, वृद्धि में, यण में, अयादि में। इन नियमों का, इन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग हम आगे के उदाहरण में भी करेंगे और अभ्यास करेंगे। अब दूसरा है व्यंजन संधि कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। हिंदी के पाठ्यक्रम में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का थोड़ा सा अंश दिया गया है। विस्तृत चर्चा संस्कृत व्याकरण में करेंगे। हिंदी व्याकरण में सामान्य चर्चा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की गई है, जिसका हम सामान्य अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, प्रश्न उठता है कि व्यंजन संधि क्या है। स्वर हमने पढ़ा, अब व्यंजन क्या है। व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो व्यंजन में परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर, व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है और व्यंजन का किसी स्वर से भी मेल हो सकता है। इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरद प्लस चंद्र, शरद चंद। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल।
पहला इसका सूत्र है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प, जो वर्ग का क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक का जो वर्ग का पहला वर्ण है क, च, ट, त और प, इनका मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो तो क का ग, च का ज, ट का ड और प का व हो जाता है। अर्थात कह रहे हैं कि वर्ग का पहला, किसी वर्ग का पहला, क वर्ग का पहला यानी क, इसका उसके वर्ग यानी कि तीसरे या चौथे ग अथवा घ यह आ रहा है तो इनके स्थान पे वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि कह रहे हैं क पहला हो गया और ग तीसरा वर्ण हो गया, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन आएगा वह उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। क और क प्लस घ आ रहा है तो भी इनके बनने से वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। जैसे हम कहेंगे दिक प्लस अंबर, दिगंबर, दिक क और ग, दिक प्लस गज, यह हो गया दिग्गज। यहाँ पे क है और यहाँ पे ग है, पहला और तीसरा इन दोनों के मिलने से तीसरा ही होगा। पहला और तीसरा इनमें जो मिल रहा है वह तीसरे वर्ण में ही परिवर्तित हो रहा है, दूसरे वर्ण में परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसलिए जो है यहाँ पे यह वर्ग का तीसरे वर्ण का प्रयोग किया गया है। अन्य उदाहरण जैसे हमने लिखा दिगंत, दिगंत। अब दिगंत लिखने के बाद जब हम इसका विग्रह करेंगे तो दिक प्लस अंत, यह हो गया दिगंत। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार जो है वर्ग का पहला अपने तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो रहा है। दूसरा नियम है, यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण यानी क से लेकर के प तक, क, च, ट, त और प का मेल न अथवा म वर्ण से हो तो उनके स्थान पर प उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, जिसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। यानी पहले वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। किसी वर्ग का पहला अथवा तीसरा व्यंजन आ रहा है और उसके बाद कोई नासिक व्यंजन जैसे अंग, य, ड़, न, म आ जाए तो पहले व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का
पांचवा वर्ण अर्थात नासिक के व्यंजन शामिल हो जाता है। जैसे हमने लिखा वांग्मय, वांग्मय, इसका हमने विग्रह किया वाक प्लस मय। कह रहे हैं कि वर्ग का जो पहला है यह क, यह पहला है वर्ग का, इसके स्थान पे पांचवा वर्ण यानी अनुनासिक वर्ण आ जाएगा, अंग आ जाएगा, क ख ग घ अंग, पंचमाक्षर ध्वनि का यहाँ प्रयोग हो जाएगा। ठीक दूसरा उदाहरण जैसे है तन्मय, तन्मय, तत् धन मय। अब यह तो जो है अपने पांचवें वर्ण में त थ द ध न, यह व्यंजन अधूरा है इसलिए यह आधा ही लिखा जाएगा तन्मय, क्योंकि यह व्यंजन है, यह व्यंजन है, तो यह पूर्ण व्यंजन है, यह अपूर्ण व्यंजन है, इसके साथ स्वर नहीं मिला है, तो इस त के साथ स्वर का अभाव है इसलिए यह आधा लिखा हुआ है, तो यह आधा ही रहेगा, अर्थात जो यह आधा त है यह आधा न के रूप में बन जाएगा। यह हो गया तन्मय। अन्य उदाहरण जैसे सन्मति, सन्मति, सत धन मति, यह त अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित किया जाएगा, अर्थात इसी वर्ग का पंचमाक्षर ध्वनि यहाँ प्रयोग किया जाएगा सन्मति। जैसा कि मैंने बताया यह आधा है तो इसलिए न भी आधा हो जाएगा, यह हो गया सन्मति। त का मेल ग। अब अगला नियम है, यदि त के बाद च छ ज झ ट ठ ड ढ ल हो तो त उसी वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यदि त का मेल ग घ द ध प फ ब य या किसी भी वर्ग के साथ हो तो वह उसी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत प्लस भावना सद्भावना, जगत प्लस ईश जगदीश। त से परे च या छ होने पर, च छ या झ होने पर, च ट या ठ होने पर, ट ठ या ड होने पर, ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण में लिखा उच्चारण, उत प्लस चारण अर्थात त का च हो जाएगा, त के बाद च छ ज ट तो त उसी वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी वर्ण में यानी कि
तो च में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे उच्चारण। व्यंजन संधि है इसलिए यहाँ व्यंजन ही है, स्वर का अभाव है, तो इसलिए इसको हम यहाँ बिना स्वर के ही लिखेंगे। इस तरह से हमने देखा कि त का मेल किस तरह से वर्णों के साथ हो रहा है। अगर स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाता है तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, हमने लिखा स्वच्छंद, स्व विग्रह करेंगे इसको तो स्व प्लस छंद। कह रहे हैं कि यदि स्वर के बाद छ वर्ण आए, इसको जब विग्रह करेंगे तो यहाँ पे अ मिल जाएगा धन छ, तो इनके स्थान पे इन दोनों के मिलने से च बन जाएगा, यह च आधा बनेगा और यह रूप बनेगा स्वच्छंद। जैसे विच्छेद, एक शब्द है विच्छेद, मतलब अलग करना। तो विच्छेद का हमने प्रयोग जब किया विच्छेद, विधन छेद, यहाँ से ई धन छ, यह आधा च, इसका रूप बन जाएगा विच्छेद, जो आप देख रहे हैं। इस तरह से जो है अलग अलग रूपों में हम इनका परिवर्तन कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में हम इनको बना रहे हैं। यदि म के बाद य, र, ल, व, श, ख, श, ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम धन योग, संयोग, समधन वाद, संवाद, सम धन हार, संहार। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे संसार, सम प्लस सार। यदि म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है तो म जो है उसी वर्ग का नासिक्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। म के बाद म वर्ण आए अथवा म के बाद य, र, ल, व, स, ख, श हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। तो यह म जो है अनुस्वार में बदल गया संसार। री, र, स से परे न या ड़ हो तो च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, स वर्ग और स का व्यवधान हो जाता है और न का ड़ नहीं होता है। जैसे परिधन, नाम, परिणाम। जैसे हमने लिखा रामायण। कह रहे हैं कि री, र तथा स के बाद न व्यंजन आता है तो उसका ड़ में परिवर्तन हो जाता है। राम प्लस अयन, रामायण।
या न, न जो है वो ड़ में परिवर्तित हो गया। स दंत स का मूर्धन्य श में परिवर्तित होना। यदि स से पहले दंत स से पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए तो श का श होता है। मतलब आ के अलावा आ से भिन्न कोई स्वर आए, दंत स के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पे मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे अभिषेक, अभिषेक। विग्रह करेंगे अभिधन शेक। कह रहे हैं कि भिन्न स्वर आए, यानी कि यहाँ अ नहीं आया बल्कि छोटी ही है, प्लस स, इनके स्थान पे मूर्धन्य श, यह बन गया अभिषेक। इस तरह से हमने व्यंजन संधि के जो उदाहरण थे, व्यंजन संधि का जो नियम था उसे देखा और उसका किस तरह से प्रयोग हो रहा है, हमने उसका प्रयोग किया। अब अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? यदि विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर, स्वर आए या व्यंजन आए, तो इनके आने से जो विकार होता है, जो भी परिवर्तन आएगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अनुकूल, मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, इसके अलग अलग नियम हैं। विसर्ग से पहले यदि अ अथवा और बाद में भी अ अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए अथवा य र ल व आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद अ आए या अ के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या य र ल व आए, अंतस्थ व्यंजन आए, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनोहर, मनोहर मतलब सुंदर, मनः धन हर, विसर्ग के बाद ह आ रहा है, य र ल व ह, इनके स्थान पे ओ हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, यह बन जाएगा मनोहर। विसर्ग से ऐसे ही अन्य उदाहरण जैसे बनाना हो, मनोयोग, मनः धन योग, मनोयोग, मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, तमः धन गुण, तमोगुण इत्यादि। आगे कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो तो वर्ण के तीसरे चौथे पांचवें अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। कह रहे हैं कि अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर हो, बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो तो र, विसर्ग का र हो जाता है। जैसे हमने लिखा आशीर्वाद,
आशीर्वाद। विग्रह करेंगे आशी धन वाद। विसर्ग के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आए, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, त, थ, द, प, फ, ब, यह जो ब है वर्ग का तीसरा है, प वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग धन व बराबर यह बन जाएगा र, शब्द बन जाएगा आशीर्वाद। इस तरह से हमने देखा। दूसरा नियम, किस तरह से जो है वर्ण परिवर्तित होकर के र में बन रहा है। इसी तरह से हमने उदाहरण निह प्लस बल निर्बल, निह प्लस वाह निर्वाह, निह प्लस मल निर्मल इत्यादि अनेक उदाहरण इससे हम अभ्यास करेंगे और बनाएंगे, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए। अब अगला कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निह प्लस चल निश्चल, निह प्लस चल निश्चल, दुह प्लस शासन दुशासन। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स बन जाता है। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। नमः प्लस ते नमस्ते, निह प्लस तार निस्तार। दूसरा, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निह धन कलंक निष्कलंक, चतुः धन पाद चतुष्पाद, निह प्लस फल निष्फल। दुह प्लस चक्र दुष्चक्र। विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निह धन रोग निरोग, निह धन रस नीरस। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः प्लस करण अंतःकरण, अधः। यानी इसमें बोल रहे हैं कि विसर्ग के बाद क ख प या फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने लिखा प्रातः काल, प्रातः काल। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे प्रातः धन काल, ये बन गया प्रातः काल। यह विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह विसर्ग उसी रूप में वैसे ही इसका हम प्रयोग करेंगे जिस रूप में इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। अंतः धन करण अंतःकरण। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है इन संधियों का अलग अलग रूपों में प्रयोग किया गया है और यह हमने उदाहरणों के माध्यम से नियमों के माध्यम से समझा और अभ्यास किया। अन्य नियमों का अन्य उदाहरणों का अभ्यास हम अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।